हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम 3 मार्च ऐतिहासिक दिवस के विशेष अपडेट सेशन पे हर एक चीज को, हर एक बिंदु को विश्लेषित करेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी खुशखबरी है, अभ्यर्थियों के मन में होनी भी चाहिए। एक लंबा इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ प्रकरण का जो जजमेंट है वो रिजर्व हो गया है। फाइनली वो घड़ी आ ही गई। हम भी कहते कहते थक गए थे, बहुत दिनों से कह रहे थे जल्द ऑर्डर होगा रिजर्व। बहुत लोगों को इरिटेशन होने लगी थी कि कब ऑर्डर होगा रिजर्व, और यहाँ तक की चीज़ें निकल के आ रही थी, क्या होली के पहले जजमेंट रिजर्व होगा। तो बहुत पहले ही होली के जजमेंट रिजर्व हो चुका है। एक उम्मीद जो है उसको पर लग गए। आज उतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शिक्षा मित्रों की महकमे से ये लगातार खबर आ रही थी कि 1 से 1.5 घंटे का सबमिशन होगा एचजीएस परिहार का, और इससे ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं एक व्यवधान उत्पन्न होगा और जजमेंट 1 से 2 दिन में रिजर्व होगा। हमने कई बार बताया था कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा मित्रों की तरफ से चीज़ों को रिपीट किया जाएगा तो जज साहब बार बार वो सुनने के लिए बाध्य नहीं है। वो जो दौर है वो उपेंद्र नाथ मिश्रा जी की बहस से स्टार्ट हुआ कि जज साहब सीधे से मना कर देते हैं, फिर सुनते ही नहीं हैं और नेक्स्ट बोल देते हैं। चूंकि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब ने थोड़ा सा रिपीटेड आर्गुमेंट्स किया था, जिसकी वजह से एक लंबी डेट लगी। फिर जज साहब ने ये सोचा कि अभ्यर्थियों का एक तरीके से नुकसान होता है नेक्स्ट डेट ज़्यादा दूर की लगाने पर, तो ऐसे में आनंद नंदन जी सुप्रीम कोर्ट से चल के आए, लेकिन उनको भी समय नहीं दिया गया। फिर इसके बाद एडवोकेट्स ने काफ़ी सधे अंदाज में बहस करी थी, जैसे डॉक्टर एलपी मिश्रा की। उनकी बहस बेहतरीन रही और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। भले ही 2 दिन का समय लिया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे बिंदुओं को रखा जो कि एक लीक से हटकर किए गए थे। ऐसे पॉइंट्स को रखा जो एक लीक से हटकर थे, जिसमें बीएड का भी विरोध किया गया, तो वहीं 40-45% का सपोर्ट भी किया गया। तो उसी के लिहाज से आज जो बहस रही एचजीएस परिहार जी की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिपीटेड हुई, पर जज साहब ने तुरंत मना कर दिया और ऐसे आर्गुमेंट्स के लिए मना किया कि जो कि पिछले एडवोकेट्स के द्वारा रखे जा चुके हैं या जिनकी नोटिंग्स हो गई है। तो इसके बाद एचजीएस परिहार जी के बाद बहुत सारे एडवोकेट्स ने थोड़े थोड़े वक्त में अपने रिजवाइंडर पर जो बिंदु रखने थे उनको बेहतरीन तरीके से रखा, जिसमें सबसे बेहतरीन तरीके से रखा है जेएन माथुर साहब ने। अंत भला तो सब भला की तर्ज पर उन्होंने एट लास्ट बहस की, और उन्होंने कहा भी था कि मैं एट लास्ट बहस करूंगा और रिजवाइंडर पर बहस करूंगा। उन्होंने वैसे नॉर्मली बहस नहीं की थी और काफ़ी अच्छे तर्कात्मक ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया और 60-65% का सपोर्ट किया। इसी दरमियान कालिया साहब की भी बहस कंप्लीट हुई। कालिया जी ने बढ़िया अंदाज में उन्होंने अपने तर्कों को रखा था और काफ़ी कम समय में अपनी बहस को कंक्लूड किया। एक जो लंबा इतिहास रहा डिवीज़न बेंच का, उसको विराम लगा। एक लंबी समय अवधि जो थी वो खत्म हो गई और अभ्यर्थियों का इंतजार भी एक तरीके से खत्म हो गया। एचजीएस परिहार साहब की जो सेंट्रलाइज्ड बहस थी वो यही थी कि एपेक्स कोर्ट ने कॉन्जिक्यूटिव भर्ती की बात की है और परीक्षा की तिथि पर कोई कट ऑफ नहीं था। जिस प्रकार एडवर्टीजमेंट जिस दिन जारी हुआ, तो इस वजह से पिछली भर्ती के कट ऑफ को ही मान्य किया जाए, यानी कि 40-45% पर ही 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें रहीं जो फोकस पर रहीं। फिर इसके बाद थोड़ा सा सबमिशन हुआ था जूनियर एडवोकेट का, तकरीबन 6 से 7 मिनट का, गौरव जी का, उनका भी कंक्लूड हुआ। फिर इसके बाद एसके कालिया साहब ने क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट से लेकर बेसिक की नियमावली से लेकर मिनिमम को डिफाइन करते हुए एनसीटी की गाइडलाइंस पढ़ी और ऑक्सफोर्ड के रेफरेंस को लेते हुए मिनिमम पासिंग मार्क्स को, यानी कि एक तरीके से क्लैरिफाई किया कि मिनिमम डजंट मीन्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन। मिनिमम का ये मतलब नहीं होता है कि सबसे छोटा पोर्शन हो, और एनसीटी के मानक 55-60% को मिनिमम बताया और इसके नीचे मिनिमम को एडमिसिबल नहीं कहा, यानी कि इसके नीचे का जो क्वालिफाइंग मार्क हो उसको किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट ना किया जाए। और उन्होंने
मर्सी पटिशन के तहत शिक्षा मित्रों की सारी दलीलों को खारिज करने की रिक्वेस्ट कही और इसके बाद एज और एक्सपीरियंस में दिए जा रहे यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से वेटेज है उसका भी बखान करते हुए आर्टिकल 14 के वायलेशन का जो आरोप लगाया जा रहा था शिक्षा मित्रों के कि आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के नियम कायदे कानूनों को 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं रखा जा रहा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 14 का उन्होंने कहा किसी प्रकार से कहीं से भी वायलेशन नहीं है, चूंकि समानता के अधिकार के तहत सबके लिए एक ही प्रकार के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्रों के लिए अलग प्रकार के क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हों। और उन्होंने गवर्नमेंट के सारे अधिकार पर चर्चा की कि समय समय पर क्वालिफाइंग मार्क्स को लगाने का नियमावली पर नियम है रूल 21X पर, और उसी के तहत क्वालिफाइंग मार्क्स को गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। और यहाँ तक उन्होंने यह चीज़ भी कह डाली कि शिक्षा मित्रों ने तो एक याचिका भी दायर की थी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ही नहीं होना चाहिए, और लेकिन जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के तहत सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा लेकर के आई हुई है। इस प्रकार से सारे के सारे लिखित आर्गुमेंट्स के साथ कंपाइलेशन पर नज़र दौड़ाते हुए जज साहब से रिक्वेस्ट करी कि जब भी जजमेंट को रिजर्व करते हुए जब उसकी डिलीवरी की जाए तो इन तथ्यों को अवश्य ही ध्यान दिया जाए। फिर चंद्रा साहब ने बहस की आनंद यादव केस पर चर्चा करते हुए उन्होंने थोड़े से बहस को रखा और शिक्षा मित्रों पर आरोप लगाया कि वो कहीं न कहीं न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपा करके बात किए हैं और उन चीज़ों को उजागर किया। और फिर इसके बाद माथुर साहब ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से लेकर के RTE एक्ट के तहत बहुत सारी बिंदुओं को रखा और टाइम टू टाइम मिनिमम मार्क्स की बात करते हुए पूरी तरीके से अपेंडिक्स के सहारे जो उठ रहे प्रश्न हैं रेट्रोप्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 24 का जिक्र करते हुए सबके लिए मार्क्स कैसे कंक्लूड होंगे, कैसे इंक्लूड किए जाएंगे, उन पर भी चर्चा करते हुए JPSC के आर्डर को भी पैरा 3, 4, 8 पर जिक्र किया और NCTE को सर्वोच्च संस्था बताते हुए उसके निर्णय पर किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह का किसी को कोई अधिकार नहीं है, इस पर भी चर्चा की। और एट लास्ट जो बहस है वो कंक्लूड करी और फिर वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया 69,000 भर्ती के रिजर्व आदेश का। तो इस प्रकार से करुणेश सिंह पवार जी की और पंकज कुमार जायसवाल जी की डिवीज़न बेंच ने मुहर लगा दी जजमेंट के रिजर्व पर और एक तरीके से तारीखों का जो दौर है वो खत्म हो गया और अभ्यर्थियों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी तो तब हासिल होगी जब हर एक 69,000 शिक्षक भर्ती का योग्य उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करेगा और नौनिहालों के भविष्य का संरक्षण और संवर्धन करेगा। तो इस दरमियान अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है कि कब तक सुनाया जाएगा ऑर्डर, तो इस पर चर्चा कर लें। देखिए जजमेंट काफ़ी विस्तृत होगा, व्यापक होगा, उसको लिखवाने में, नोटिंग्स करने में, हर एक के रिटन आर्गूमेंट्स को पढ़ने में और उसको नोट डाउन करते हुए उसके पॉइंट्स को रेज करने में, फिर इसके बाद लिखवाने में और इसके बाद उसको रेक्टिफाई करने में। क्योंकि जब जजमेंट लिखवाया जाता है तो जजमेंट लिखवाने के बाद एक बार जज साहब के पास पहुंचता है, वो पूरे जजमेंट को देखते हैं, करेक्शन वगैरह करते हैं, फिर जाके फाइनली होता है। तो ये प्रक्रिया जो है कम से कम 30 दिनों की होगी, कम से कम 1 महीने का वक्त लग जाएगा। 3 अप्रैल के बाद ही जजमेंट देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक हम करें अनुभव की बात करें तो मिड ऑफ अप्रैल में आपका जजमेंट डिलीवर हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो अप्रैल लास्ट तक पहुंचेगा, अदरवाइज अप्रैल मिड में हो जाए। लेकिन बहुत जल्दी होगा तो मार्च के लास्ट तक भी नहीं होगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। तो अप्रैल में ही उम्मीदें रहेंगी जजमेंट के डिलीवर होने की। अगर इससे ज़्यादा भी समय लगे, 2 माह का भी समय लग जाए तो मुश्किल नहीं कहा जा सकता है। 1.5 माह तो आप मान के ही चलिए, 1.5 महीने लग जाएंगे। एक प्रोसेसिंग में कोई एक ही जजमेंट नहीं है कि एक ही पर चर्चा करें जज साहब, तो इस पर थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको 1.5 माह का लगभग इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बहुत तेज़ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ
तो ऐसा भी हो सकता है कि 30 दिन में भी ऑर्डर को मतलब डिलीवर किया जा सके। अब ये जज साहब की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। वैसे यहाँ पर होलिका का अवकाश भी है, 1 हफ्तों का तकरीबन समय मिलेगा, जज साहब के लिए पर्याप्त समय रहेगा। अगर वो कायदे से प्रमुखता से इस बिंदु पर ध्यान देंगे तो जल्दी भी जजमेंट आ सकता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेक्टेड होती हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होता कि हम कोई चीज़ कह दें वो हूबहू सही ही निकल जाए। लेकिन कुल मिलाकर सुखद खबर यही है कि जजमेंट रिजर्व हो गया है, तो इसकी डिलीवरी भी सुनिश्चित है। अब देखिए किसके पक्ष में आएगा फैसला, इस पर चर्चा करें तो 40-45% और 60-65% दोनों के एडवोकेट्स ने बखूबी अपने पक्ष को रखा है। किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क किसी के द्वारा नहीं छोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात तो कही, रिजवाइंडर में जो होमवर्क किया गया है बीएड बीटीसी टीम्स के द्वारा वो बेहतरीन रहा है और एक नपे तुले अंदाज में एडवोकेट्स की बहस रही है। 60-65 ने भी एक धारदार बहस की है और 40-45 पर कहें तो सबसे जो यानी कि सबसे कायदे की बहस देखी गई है तो डॉक्टर एलपी मिश्रा के द्वारा देखी गई। डॉक्टर एलपी मिश्रा ने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रखा और 2 दिनों में काफ़ी विस्तृत बहस करी है और उसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट 69,000 शिक्षक भर्ती के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर पर पड़ने वाला है। और यूएन मिश्रा साहब को भले ही थोड़ा सा इरिटेट किया यूएन मिश्रा साहब ने अपने रिपीटेड आर्गूमेंट्स के माध्यम से, लेकिन उनको भी काफ़ी वक्त मिला, 3 दिन की बहस रही और उन्होंने भी बहुत सारे जजमेंट पर चर्चा करते हुए 40-45% का प्रोटेक्शन किया है। तो ऐसे में एक नए कट ऑफ की भी उम्मीद की जा सकती है कि जज साहब ये करें कि सिंगल बेंच के जजमेंट पर एकदम से केंद्रित ना होते हुए एक अलग प्रकार का जजमेंट डिलीवर करें। एक ऐतिहासिक जजमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स हैं आफ्टर एग्जामिनेशन क्यों लगाए गए, ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में डिसीजन को देना, एक बेहतर डिसीजन को देना, इस पर जज साहब को काफ़ी एक्सरसाइज करना पड़ेगा और तब ही जजमेंट को डिलीवर करना होगा। तो ऐसे में वक्त तो लगेगा, लेकिन जज साहब से पूरी उम्मीद है कि एक बेहतरीन जजमेंट को डिलीवर करेंगे, जिससे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, एक विवादों का सिलसिला है, वो खत्म होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का जो एक लंबे अरसे से इंतजार है वो खत्म होते हुए उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। ऐसे डिवीजन बेंच से जजमेंट की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सिंगल बेंच के जो जजमेंट रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रहा हो चाहे लखनऊ का रहा हो, दोनों प्रकार के जजमेंट में कहीं ना कहीं एक वास्ट डिफरेंस है। जहां पर प्रकाश पाड़िया जी का जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो मूल शासनादेश पर भर्ती करने को कहता है, तो वहीं पर राजेश सिंह चौहान जी का जो फैसला है सिंगल बेंच का, वो 40-45% पर जा टिकता है। और कहीं ना कहीं जो पिछले 68,500 शिक्षक भर्ती के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उन्हीं पर सेंट्रलाइज्ड होते हुए उसी यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स को इम्पोज किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो डिवीजन बेंच का जजमेंट होगा वो एक यूनिकनेस लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं वो हूबहू तो नहीं होगा, ये हमें थोड़ा सा पूर्वानुमान है, एक आभास है। चूंकि जो बहस हुई है काफ़ी हेल्दी हुई है दोनों ही पक्षों से, 40-45 पर भी और 60-65 पर भी। यहाँ पर एक नए प्रकार के जजमेंट को भी डिलीवर किया जा सकता है। हमने कई बार कहा है कि डिवीज़न बेंच का जो भी जजमेंट है वो एक अपने आप में बेहतर होगा, अलग होगा और जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगा है और एपेक्स कोर्ट का जजमेंट भी है, विद इन 6 मंथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट भी करना है। तो ऐसे में जज साहब एक बेहतर जजमेंट को देंगे, जिससे कि ये शिक्षक भर्ती का विवाद खत्म हो और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उसका प्रोटेक्शन हो सके और एक प्रकार से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और उन्हें जल्द से जल्द 69,000 अध्यापक मिले जो उनके भविष्य को संवार सके। तो ऐसे में हर एक अभ्यर्थी का इंतज़ार रहेगा, उसको प्रतीक्षा रहेगी कि एक अच्छा जजमेंट डिलीवर किया जाए। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर 40-45 और 60-65 दोनों की तरफ से बेहतरीन बहस का जो समन्वय है वो देखने को मिला है। अब जज साहब
पर पूर्णतः निर्भर है, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वो किस प्रकार का कैसा जजमेंट पारित करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हो, फाइनली ये हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती की खिदमत में हो जजमेंट, और वो जल्द से जल्द भर्ती के पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त करे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो सेशन को यहीं पर करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।